फाइन। आज एक प्रोपोजिशन सामने है जिसको मैं सोचा कि वाइल आई गो थ्रू इट मैं साथ साथ रिकॉर्ड भी कर लूँ कि टैक्स से रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिनको टैक्स में जो प्रैक्टिस करते हैं टैक्स लॉ से जिनका लिंक है उन लोगों के लिए मे बी ये डिस्कशन सूटेबल है। एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसको नोटिस अंडर सेक्शन 161 और 205 का जो है वो इशू हुआ है और वो कंपनी जो है वो उसका क्लेम ये है कि क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका हुआ है तो इतना जो है टाइम लैप्स होने के बाद वो नोटिस इशू नहीं होना चाहिए था और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। ऑब्वियसली डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है ये इसका जो है वो इशू करते हैं नोटिस और डीसी साहब से नोटिस इशू हुआ हुआ है, फिर उसके रिमाइंडर्स भी मुतअद्दिद उनको मिल चुके हैं। तो यही इसी पे डिस्कशन और मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, कुछ चीज़ें मेरे सामने हैं कुछ चीज़ें मेरे सामने नहीं हैं। एज इन मैं जो है वो अपनी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहा हूँ कि हम किस तरीके से वो नोटिस जो है वो एफबीआर ने इशू कर दिया डिप्टी कमिश्नर ने। अब प्रॉब्लम ये है कि वो नोटिस इशू होते हैं जो जिस टैक्स ईयर का नोटिस इशू है 2014 का टैक्स ईयर का जो है वो नोटिस इशू हुआ है और अब 2022 आपको पता है शुरू हो गया है, 2021 में उनको सर्व हुआ है कि 12 महीने में। तो हाउ आई डोंट नो इफ़ दैट्स इसमें दो तीन हैं तो केसेस तो इंटरेस्टिंग हैं मेरे सामने जिनको मैं थोड़ा सा पढ़ भी रहा था इससे पहले भी, कुछ आप लोगों के सामने डिस्कस हो जाता है। इसी पॉइंट ऑफ मतलब इसी प्रोपोजिशन में थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजन है कि किस तरीके से इसको लेके चला जाए। मतलब 2014 में 161 और 205 का जो है नोटिस इशू हुआ और ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की ऑब्वियसली बात जिसके अंडर सर्व होते हैं। तो वो 2014 का टैक्स ईयर है और 2021 में जाके नोटिस सर्व होता है। तो अब वो कंपनी कहती है कि जी हम लोगों को नोटिस काफ़ी देर बाद सर्व हुआ, हमारे से रिकॉर्ड वगैरह मंगवा लिया गया है। तो यहीं पे मतलब इसी के ऊपर डिस्कशन है सारी और इसमें रिकॉर्ड जो है वो मैंने बल्कि स्क्रीन पे इसलिए लिख भी दिया आपके लिए कि सेक्शन 161 और जो है वो सेक्शन 205 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और ये उज़ैल इकराम की ही मैं किताब यूज़ करता हूँ। 161 और 205 का जो नोटिस है ये मतलब इन ब्रॉडर वर्ड्स में इसको भी रीड भी कर लेता हूँ। लेकिन ब्रॉडर वर्ड्स यही होता है कि आपने किसी एक कंपनी ने किसी से टैक्स कलेक्ट किया हो लेकिन उसको आगे कन्वे ना किया हो। जैसे जो है वो सेल्स टैक्स होता है जो आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हम लोग उसमें सेल्स टैक्स देते हैं। तो वो सेल्स टैक्स जो है वो आप कंपनी रिसीव तो कर ले आपसे जैसे जैसे हमारी बहुत सी ज़्यादा कंपनियां करती हैं और वो कस्टमर से रिसीव कर ले और आगे टैक्स डिपार्टमेंट को ना दे तो फिर उनको 200 जो है वो इसमें 161 का जो है नोटिस वो इशू होता है। तो और वो उन पे एलिगेशन ये है कंपनी पे कि जी आपने टैक्स की कलेक्शन कर ली है लेकिन आपने आगे उसको जो है वो नहीं किया। एनीवेज अब क्योंकि इसकी जुरिस्डिक्शन का इशू है टाइम बार्ड का मामला है तो हम टाइम बार्ड पे ही रहते हैं। मैं वहीं से अपनी जो है वो रिसर्च जो है वो स्टार्ट करूँगा और वहीं पे स्ट्रिक करूँगा। ये थोड़ा सा ये उज़ैल इकराम की किताब अच्छी है, मैंने इन पे पहले प्रॉब्ली रिव्यू भी किया हुआ है और इसी को मैं टैक्स के अपने मामलात में यूज़ करता हूँ। इसकी 2 वॉल्यूम्स हैं और उससे अकॉर्डिंग हम इसको देख लेते हैं। बल्कि सेक्शन 161 जो है वो कहते हैं फेलियर टू पे टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड where a person fails to collect tax as required under Division 2 of this part, Chapter 3, or deduct a tax from a payment as required under Division 3 of this part, as required Section 50 of the repealed. Having collected tax under Division 3, if the person fails to pay the tax to the commissioner as required under Section 160, having collected tax in Section 150, तो द पर्सन शेल बी पर्सनली लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स टू द कमिश्नर। वो कहते हैं जी अगर आप थर्ड पर्सन जो है वो कोई आपको टैक्स डिडक्ट कराता है आपके अपने उसमें से तो आप वो डिडक्ट होने के बाद आप आगे अगर कन्वे नहीं करते तो जो टैक्स है वो आपको आगे कन्वे वो उसको आप आगे उनको आपने कन्वे नहीं किया टैक्स डिपार्टमेंट को तो वो सेक्शन 160 का नोटिस आपको डाल सकते हैं। तो ये नोटिस इनको डल गया। इशू नोटिस के हमारा जो जो आज डिस्कशन है दैट इज़ नॉट related to whether the notice is fine or not, but that is primarily related to whether the notice has been served under time। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक नोटिस के साथ 205 भी मैं इसमें पढ़ ही लेता हूँ कि वो 205 का क्या कहते हैं। 205 भी इसी
से रिलेटेड मैंने मार्क किया हुआ था डिफ़ॉल्ट सरचार्ज कि अगर आप टाइम पे नहीं करते तो उसका सरचार्ज भी आपको पड़ता है, जो जो आप टैक्स उसमें आपने नहीं पे किया। ये मतलब इसमें लिखा हुआ है ऑन और बिफोर ड्यू डेट फॉर पेमेंट शेल बी लायबल फॉर एट अ रेट इक्वल टू 10% पर एनम। आपके हिसाब से 2014 का नोटिस है तो उसके हिसाब से आप देखें 5-6 साल इसको जो है वो सरचार्ज भी 10% इसको पड़ना है। तो अब यही कन्फ्यूजन है कि किस तरीके से जो है वो नोटिस तो हमारा इशू उसमें हो गया। इसमें गालिबन मुझे याद है कि जिससे आयशा मलिक की एक जजमेंट भी थी रिसेंटली आई है, और प्रॉब्ली 2-3 महीने पहले रिपोर्ट भी हुई थी, मैं वो अभी निकाल भी लेता हूँ, वो पड़ी हुई है। उसमें उन्होंने इसका ज़िक्र किया था कि आप नोटिस जो है वो किस टाइम पे आपने देना चाहिए इस पे, बल्कि सिंध हाई कोर्ट की भी एक डीबी की जजमेंट थी, वो भी अब डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें वो हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि आप सर्टेन टाइम के बाद नहीं कर सकते। प्रॉब्ली इसमें पहले तो यही है कि सेक्शन 174(3) को हम देखेंगे। 174(3) बेसिकली वो टाइम लिमिट सेट करता है कि कितने टाइम के अंदर आपको जो है वो नोटिस इसका आ सकता है। कितने टाइम से मुराद है कि विद इन हाउ मच टाइम, मेरे ख्याल है 5 साल या 6 साल उसमें दिए गए हैं। लेट्स जस्ट ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्टर, क्योंकि मैं ये बस एक रॉ सा डाटा है जो मैं अपना रिसर्च करता है। आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट स्विच ऑन माय कैमरा और इसको रिकॉर्ड भी कर लिया जाए। 174(3) का हमारे पास एक क्लेम बनेगा। 174(3) जो है वो इसमें डिडक्शन इसमें जो है लिमिट सेट करता है कि आप कब तक ये चीज़ें तमाम कर सकते हैं, और वही मैंने ये उन्हीं की जजमेंट में, जैसे आयशा की जजमेंट में ही पढ़ा था, इसका जिक्र भी वहीं पे देखा था। 17 सेक्शन 174 सेक्शन 174(3) ये 174 रीड्स एज records unless otherwise authorized by the commissioner. Every taxpayer shall maintain in Pakistan such accounts, documents and records as may be prescribed. और 174(3) जो है वो लिमिट जो है इसमें करता है। ये ऑलरेडी जो है वो हमने इसमें डिस्कशन भी की है, और मैंने डिस्कशन प्रॉब्ली वीडियो पे तो नहीं की, बल्कि मैंने इसको पढ़ा हुआ है और इसको केसेस में देखा हुआ है। द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर दिस एक्ट शेल बी मेंटेन्ड फॉर 6 years आफ्टर द एंड ऑफ टैक्स ईयर टू विच दे रिलेट। 6 साल जो है वो इसमें लिमिट दी गई है कि 6 सालों के अंदर आपने उसको जो है, फाइनेंस एक्ट 2010 ने इसको किया था इनकॉर्पोरेट, और इसमें 6 साल की लिमिट डाल दी गई है कि 6 साल के अंदर आपको नोटिस इशू हो। दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर दिस सेक्शन शेल बी मेंटेन्ड फॉर 6 years आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच दे रिलेट। मतलब 6 साल तक जो है वो आप अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए लायबल है कोई भी पटिशनर या कस्टमर, या कोई भी जो टैक्स पेयर है वो 6 साल तक उसका जो है वो मेंटेन करेगा। जो रिकॉर्ड है, जो जो रिकॉर्ड उसके पास मेंटेन्ड है कि उसने किन लोगों से टैक्स लिया और कितना आगे कन्वे किया, फिर इस पर मजीद आके आ जाते हैं ऑब्वियसली किन किन को एग्जेप्शन सर्टिफिकेट मिला हुआ था, तमाम चीज़ें आपने किस तरीके से आगे करनी है। तो 174(3) तो एक उनको सेव करता है कि 6 साल का मतलब है कि 2014 से 2019, तो इनको 2021 के एंड में इशू हुआ है, तो ये 2 साल ओवर ड्यू है इनको नोटिस। और नोटिस प्रॉब्ली इसमें इशू होता है इनको, नोटिस इनको इशू हुआ था, मुझे यहाँ पे लिखा हुआ था 25/4/2021 था आई गेस, 25/4/2021 से 2 साल ओवर ड्यू एनीवेज। 6 साल का जो टाइम है वो नहीं होता, 2014 से लेके 2019 तक इनके पास टाइम था। इसमें ये भी है, और इसमें एक और मेपल लीफ की जजमेंट भी मेरे ख्याल है काम आएगी। मेपल लीफ की जजमेंट जो है वो 2016 PTD 2074, ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, और इस तरीके से मैं नोट्स वगैरह थोड़े बहुत अपने कर लेता हूँ कि मेपल लीफ की जजमेंट 2016 PTD 2074 जो ये बात करती है कि जी आपकी किस तरीके से जो है वो आपका जो है वो आपने एक लिमिट होती है जो 173(4) की जो लिमिट है उसके अंदर अंदर आपने जो आपको इनलैंड रेवेन्यू का जो आपको FBI का नोटिस आता है वो 6 साल के अंदर आप एक जो पिटिशनर है उनसे अकाउंट, मतलब इसमें सीधी बात है कि बंदा टैक्स दे रहा है, जो बंदा टैक्स अपना दे रहा है वो उसकी लिमिट 161 में उसने जो टैक्स इससे रिसीव किया ही इज़ लाइबल टू कन्वे दैट टैक्स टू द टैक्स डिपार्टमेंट।
क्योंकि आपको पता है एज अ थर्ड पर्सन आपने कन्वे करना होता है। लेकिन जब वो अगर वो कन्वे इन केस नहीं करता तो 174(3) कहता है कि 6 साल के अंदर अंदर आप उसको जो है वो रिकॉर्ड अपना किसी भी ट्रांजैक्शन का या टैक्स से रिलेटेड मामले का 6 साल के अंदर अंदर आप रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करने के लिए लायबल हैं, और 6 साल का रिकॉर्ड आपसे मांगा जा सकता है, उसके अलावा नहीं मांगा जा सकता। और आई गेस ये 174(3) तो हमें सपोर्ट करता ही है इसमें। बट इफ़ वी परस्यू लिटिल फर्दर, रिकॉर्ड्स कुड नॉट, तो उसमें ये भी आता है कि एक तो वो जो मेपल लीफ वाली जजमेंट है वो भी आती है, वो भी हम अभी देख लेते हैं उसमें क्या था। डीजी खान सीमेंट वाली भी प्रॉब्ली इसमें आएगी। डीजी खान सीमेंट वाले में भी टैक्स की और टाइम लिमिट की ही कोई बात थी, वो भी एक दफ़ा देखने वाली है। और दूसरा ये कि इसमें अब एक क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि हमें नोटिस तो इशू हो गया, नोटिस इशू होने, मुझे कमेंट्स में आप लोग बताइएगा जो जो हमारे वकील भाई हमारे साथ एक्सपीरियंस देख रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ ऑब्वियसली। तो इसमें इस तरीके से है कि जो 174, अच्छा मैं जो क्वेश्चन मेरे जहन में जो क्वेश्चन आ रहा था, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कि जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अगर हैं किसी की, तो सिर्फ तभी वो मेंटेन, ऑब्वियसली तब तो समझ आती है कि किसी पेंडिंग, मैंने शायद पढ़ा भी था सिंध हाई कोर्ट की उस जजमेंट में कि जब अगर आपका पेंडिंग प्रोसीडिंग्स आपकी पेंडिंग है कहीं पे, तो फिर तो आप 6 साल से ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, देन यू आर लायबल टू डू दैट। लेकिन अगर आपकी प्रोसीडिंग्स ही पेंडिंग नहीं है तो फिर आप क्यों उसको मेंटेन करेंगे, और क्या आप लायबल हैं मेंटेन करने के लिए, दैट इज़ बेसिकली द क्वेश्चन। और या फिर आपने किस तरीके से आपने उसको लेके आगे चलना है रिकॉर्ड। अब ये है कि वो लिमिटेशन जो सेट होती है वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए तो है, लेकिन क्या वो लिमिटेशन सिर्फ असेसमेंट ऑर्डर कैरी करने के लिए, जो असेसमेंट ऑर्डर होता है, या असेसमेंट ऑर्डर के साथ साथ वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स को भी बार करती है। मतलब ये कि एक तो असेसमेंट ऑर्डर के लिए हो सकती है ना कि वो टाइम लिमिट है कि असेसमेंट ऑर्डर आपका पास नहीं हो सकता उस 6 साल के बाद। लेकिन अगर वो 6 साल असेसमेंट ऑर्डर को भी हम मान लें कि 6 साल जो है वो 6 साल के बाद असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं हो सकता, तो क्या उसके बाद क्या ये सेम चीज़ अप्लाई करेगी रिकवरी प्रोसीडिंग्स पे भी? रिकवरी प्रोसीडिंग आपको पता है जो इनिशिएट होती हैं उसमें फिर आपने रिकवर कर लेते हैं अपना जो भी टैक्स आपको लगता है ड्यू हुआ टैक्स पेयर का, तो एफपीआर उसको रिकवर करता है। तो क्या ये 6 साल की लिमिट एफपीआर को रोकती है रिकवर करने से भी, या सिर्फ असेसमेंट ऑर्डर पास करने से रोकती है? ये हमारा एक क्वेश्चन। अगर तो मतलब बेसिकली अगर तो मुझे लगता है कि हमारी रिकवरी जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैं, अगर तो उसको भी रोकती है, फिर तो ऑब्वियसली द कंपनी इज सेव्ड, द पिटिशनर इज सेव्ड, या टैक्स पेयर जो है वो सेव्ड है। लेकिन अगर वो उसको नहीं रोकती और सिर्फ असेसमेंट ऑर्डर को रोकती है, तो फिर तो है वो, फिर देखना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से हम लेके चल सकते हैं आगे। मेरे पास इसमें थोड़ा सा इसमें ये भी है कि हम इसमें मैं देखता हूँ कि एक तो ऑनरेबल आयशा मलिक साहब की जजमेंट थी इसमें, इस केस में हमें अवेलेबल भी दी, मैंने वो ढूंढ भी ली है, उसको भी मैं थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ। वो फिर सिंध हाई कोर्ट की भी एक रेलेवेंट जजमेंट है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि इसमें क्या। ये तो नोटिस भी मेरे पास सामने पड़े हैं, असल में डॉक्यूमेंट्स इतने होते हैं कि आपको वहाँ से पढ़ना पड़ता है। ये बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट है आयशा मलिक साहिबा की, और ये मैं समझता हूँ कि इन्हीं बातों की, इन्हीं जजमेंट्स जो इनकी वजह से जो है हम देखते हैं कि हालांकि वो सर्विस वगैरह केसेस काफ़ी करती हैं, टैक्स के केसेस ज़्यादा शाहिद जमील खान साहब के पास होते हैं, लेकिन उनकी जो इसमें है ये रिपोर्ट भी हुई है जजमेंट, और इसमें राजा साहब भी पेश हुए थे। इसमें बेसिकली उन्होंने मैं अगर इसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़ूँ जो हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने, इनके पहले हम इसमें अगर उसमें चले जाते हैं ना मेपल लीफ वाली में, तो मैं देखता हूँ कि उसमें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर देख लें कि इसमें पहले हम लोग जो सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है ना, वो गालबन यहाँ पे भी कोर्ट हुई होगी 2013 PTD 1659 P1659। इसमें वो कहते हैं कि वेर सच अ बार, ये लिमिटेशन के ऊपर कहते हैं, 6 साल की लिमिटेशन को डिस्कशन हो रही है, तो सच अ बार can or is to be inferred from an or a proper reading and interpretation of the relevant provisions. However, there is one point of commonality. If any one of them is found, इसमें limitations का बड़ा अच्छा point है, where there is an express time bar imposed by statute, where such bar can or is to be inferred from an or proper reading and interpretation of the relevant provisions. C, where the action has been taken beyond a reasonable period of time,
देयर इज़ ऑफ कोर्स नो एक्सप्रेस टाइम लिमिट विद इन एक्शन अंडर सेक्शन 161। और इसमें कंक्लूड कोर्ट ने क्या किया, मैं ऑपरेटिव पार्ट में अगर चलूँ कि इसमें ऑपरेटिव पार्ट ये है, अविश मैं इसको स्क्रीन पे शेयर कर पाता वो भी है मेरे पास, मैं इसको ऐसा ऐसा ये भी हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान मेपल ये कहते हैं कि having carefully considered the matter in light of the discussion in the foregoing paras, we are of the view that the rule laid down by the Supreme Court in Pakistan Mobile is applicable as much uh, to the 2001 ordinance as it was in respect of the 1979 ordinance. Therefore, as held by the Supreme Court, there can be no period of limitation or time bar for action under the and in terms of section. This question answer would be affirmative in our view. Section 161 is proper interpretation applicable entails that even though there is no period of limitation, ये important है, a point in time must eventually be reached that if action is to be taken thereafter, this must be properly justified by the commissioner. In other words, beyond the stipulated point in time, the onus would lie on the commissioner to show why action is being taken belatedly, and if he fails to discharge this onus, then the proceedings would be liable to be set aside. वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सिंध हाई कोर्ट की जो डीबी है प्रॉब्ली उनके नोटिस को ही इससे हम सेटिसाइड करा सकते हैं कि यहाँ पे वो डीबी ने ये बात कह दी है कि आप जो है वो आपने इस बात को बेसिकली जो कमिश्नर है वो डिले की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है, लेकिन वो इनिशिएट करने से पहले दोज दैट लेट इनिशिएशन हैज़ टू बी जस्टिफाइड थ्रू प्रॉपर फॉर्मल स्पीकिंग ऑर्डर। तो उन्होंने जस्टिफाई करना है कि जो मैं लेट एक्शन कर रहा हूँ या लेट मैं जो रिकॉर्ड मांग रहा हूँ, ये रिकॉर्ड 6 साल की जो लिमिट 174(3) में दी गई है स्टैचूट में, उस लिमिट को मैं जो अंडरमाइन करके आफ्टर 6 इयर्स में असेसमेंट या मैं उसका जो नोटिस 161 का नोटिस या 205 का नोटिस सर्व कर रहा हूँ, ये मैं क्यों सर्व कर रहा हूँ, मैं लेट सर्व करने की रीज़न उसने देनी है। दैट रीज़न शुड बी ऑब्वियसली स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, फॉर्मल ऑर्डर, ये फॉर्मल इन राइटिंग देना है। यहाँ पे जो नोटिस मेरे सामने है इसमें कहीं पे इन राइटिंग या नोटिस हमें स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू नहीं दिए गए, और वो एक कंडीशन तो लगा दी, द कमिश्नर इज नॉट बार्ड फ्रॉम टेकिंग एक्शन अंडर सेक्शन 161 आफ्टर स्टिपुलेटेड पॉइंट इन टाइम। अच्छा, ये यहाँ पे क्लियर कर दिया जो मैं आपसे क्वेश्चन एक मैंने रेज किया था पहले कि द कमिश्नर इज नॉट बार्ड फ्रॉम टेकिंग एक्शन अंडर सेक्शन 161 after the stipulated point in time, but he does then carry the onus of justifying the delay in time in taking action। अच्छा, तो मतलब ये तो क्लियर हो गया, रिपोर्टेड जजमेंट हाई कोर्ट की हमारे पास मौजूद है, ये मैं आगे भी फ्यूचर केस में यूज़ हो सकती है कि कमिश्नर जो है वो डिपार्टमेंट कह सकता है कि बार्ड नहीं है। इस जजमेंट में भी यही है कि कमिश्नर बार्ड बिल्कुल नहीं है, लेकिन ओनस ऑफ जस्ट लेकिन जो ओनस है वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास है कि वो उसको जस्टिफाई करे कि वो लेट एक्शन क्यों ले रहा है, कि उसने लेट नोटिस क्यों सर्व किए। इन आर व्यू आगे ये भी कहते हैं, इट इज आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट सेक्शन 174 becomes relevant if the commissioner takes action under section 161 for a failure to deduct tax, the amount from which the deduction has to be made was relatable to the deduction authority's income. The onus would then be on the commissioner to explain why action was being taken belatedly। मैं इधर ये भी लिख देता हूँ, जिस जजमेंट का रेफरेंस है ये सिंध हाई कोर्ट की है, ये पढ़ने के लायक भी है और आपको लाजमी पढ़नी चाहिए। 2013 PTD 1659, ये इसमें ये कहते हैं कि द कमिश्नर, मैं लिख लेता हूँ, कमिश्नर हैज़ टू जस्टिफाई डिले आफ्टर डिले, और इसमें लिख देते हैं कि 174(3) जो है 174 का 3 जो है वो एप्लीकेबल भी है। दिस इज़ अ गुड पॉइंट ऑफ इन्फेरेंस। द एक्शन ठीक है, वो कहते हैं कि डायरेक्शन अथॉरिटी होते हैं, however there is no proper justification then the onus would not be discharged and the action would be liable to be set aside। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे अगर ओनस नहीं और उन्होंने प्रॉपर नहीं है, however there is no proper, अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन प्रॉपर भी होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। आज काफ़ी जो है अंदर से हीरे जवाहरात मिल रहे हैं मुझे जजमेंट में से, और ये काफ़ी रेलिवेंट है।
देयर इज नो प्रॉपर जस्टिफिकेशन, इसको भी देख लें, देन द ओनर्स वुड नॉट बी डिस्चार्ज, द एक्शन वुड सेट टू बी, वो कहते हैं कि एक्शन ही सेटिसाइड हो जाएगा, एक्शन वो ले सकते हैं अगर जस्टिफाई करेगा, जस्टिफाई भी नहीं किया तो एक्शन सेटिसाइड हो जाएगा। मतलब ये कि जो पटिशनर्स हैं या जो टैक्स पेयर है जिसको 6 साल के बाद 161 का नोटिस इशू हो रहा है, वो रिलाई कर सकते हैं 2013 पीटीडी वाली पे। और सिंध हाई कोर्ट ने इसमें क्लियरली मेंशन किया, जिसमें आयशा मलिक साहिबा की भी जजमेंट देख लूँगा, उन्होंने प्रॉब्लम उन्होंने इसको एंडोर्स ही किया था और इसका मेंशन भी किया कि हम लोगों ने जो कमिश्नर, क्योंकि उन्होंने रेलिवेंट उन्होंने इसको जो है जस्टिफाई नहीं किया डिले को, 6 साल का जो डिले 174(3) स्टैचूट में दिया गया, कमिश्नर ने इसको जस्टिफाई नहीं किया, तो हमें जो है वो इसको आगे जाके जो है वो प्रॉब्ली लेके जाना पड़ेगा। और जो डिले है वो जस्टिफाइड होना चाहिए बाय द कमिश्नर फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो उन्होंने अगर जस्टिफाई नहीं किया डिले, तो जो है वो कहते हैं कि आंसर टू क्वेश्चन वो जस्टिफाई उन्होंने करना है। वो कहते हैं द ओनर्स वुड देन बी ऑन द कमिश्नर टू एक्सप्लेन व्हाई एक्शन वाज बीइंग टेकन बिलेटेडली, इफ देयर इज प्रॉपर जस्टिफिकेशन देन द ओनर्स वुड स्टैंड डिस्चार्ज्ड एंड हेंस प्रॉपर सस्टेनेबल इन लॉ, द एक्शन वाज सस्टेनेबल इन लॉ, ये भी होता है। इसमें फिर एक और भी जजमेंट है जो मैंने निकाली थी 2020 पीटीडी 2021 जिसमें, बल्कि पहले हम डिस्कस करते हैं 2016 पीटीडी 2074 where the court said, in my opinion, as adumbrated, the taxpayer is relieved of his obligation to maintain the record beyond a period of 5 years and to produce it upon notice to do so। ये तो दे गो वन हैंड अबव, और ये एक हाथ आगे जाके ही, और यहाँ पे उन्होंने ये भी कह दिया कि जी 5 साल या 6 साल के बाद जो भी लिमिट 174(3) में दी गई है, इसके बाद नोटिस उन्होंने अपना टैक्स जो जो ऑर्डर जो है मेंटेन करने की उनको ज़रूरत ही नहीं है। अपना जो मैं इसकी भी जजमेंट लिख देता हूँ, 2016 पीटीडी 2074 पीटीडी 2074, मतलब उसमें बेसिकली इन्होंने ये कह दिया है कि जी हमें जो है वो 6 साल से ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर अगर ये जो प्रोसीडिंग्स है ये इनिशिएट हो रही हैं, अगर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होनी है ये वाली, तो वो ये कहते हैं कि जी ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये इनिशिएट तभी होंगी अगर कमिश्नर के पास कोई रेलिवेंट रिकॉर्ड है और ये लाइबल ही नहीं है। जो रिकॉर्ड है वो प्रोड्यूस करने के लिए जो टैक्स पेयर है वो लाइबल नहीं है। रिकॉर्ड जो जितना भी आना है वो रीजनिंग के साथ कमिश्नर ने उनको नोटिस के साथ सर्व करना है कि ये रिकॉर्ड है हमारे पास आपके अगेंस्ट, इसको आप रिबट करें। जो लाइबिलिटी है वो टैक्स पेयर पे नहीं बढ़ती। तो दिस इज प्रॉब्ली गुड न्यूज़। ये जो नोटिस इशू हुए हैं क्योंकि टाइम बार्ड हैं, तो ये तो सेटिसाइड यहाँ से हो ही जाएंगे। और दूसरी बात है कि रीजनिंग कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू ने पहले रीजनिंग, जो डिप्टी कमिश्नर है उसने पहले रीजनिंग देनी है कि मैं क्यों ये नोटिस इशू कर रहा हूँ, साथ में रिकॉर्ड भी देना है। रिकॉर्ड मेंटेन करने की लाइबिलिटी जो टैक्स पेयर है उनके पास नहीं है, वो लाइबिलिटी उनके ऊपर नहीं आती, ओनर्स कमिश्नर के ऊपर आता है। ये दो जजमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें डालती है। मेपल लीव वाली भी यही चीज़ कहती है, हमारा काम यहीं पे ही हो जाता है कि प्रॉब्ली ये निकाल लेते हैं। और जैसे आयशा वाली जजमेंट भी मैं निकाल लूँगा, उसमें भी ये सारी चीज़ें प्रॉब्ली उन्होंने एक्सेप्ट ही की थी, और वो भी हम डिस्कस कर लेंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। और ये वाला केस आई गेस ये जो है वो अभी चल भी रहा है लाहौर हाई कोर्ट में। इस तरह के कुछ केसेस पेंडिंग भी हैं, उनकी भी फाइल्स में कोशिश करता हूँ निकलवा लूँ रेफरेंस के लिए। और फिर नेक्स्ट आई विल ट्राई टू पुट मेक दैट द पार्ट ऑफ डिस्कशन टू, कि जैसे आयशा ने इसमें क्या कहा। और उसके अलावा जो हमारी दूसरी मेपल लीफ वगैरह की जजमेंट है वो आप पढ़ लीजिएगा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टेड भी हैं, टैक्स के तमाम मैटर्स में यूज़ होती हैं। तो बताइए कि 6 साल का जो डिले है वो अनजस्टिफाइड है, कमिश्नर ने उसको जस्टिफाई करना है तो नोटिस इशू करना है 161 का, वरना नोटिस इशू नहीं करना। और ये इसी तरह से इंटरनेशनल कंपनीज़ को ब्लैकमेल किया जाता है बाय द टैक्स अथॉरिटीज़, और इस तरीके से उनको मिसयूज़ किया जाता है अपनी पावर को। तो ये तो प्रॉब्ली सेटिसाइड हो सकता है अगर हम इसको सही तरीके से करें। और जैसे आयशा वाला इसमें जो है वो जो ऑर्डर आता है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि क्या बना। एनीवेज दिस इज़ डिस्कशन में। बाकी तो मैं इसकी राइटिंग है वो राइटिंग भी कोशिश करूँगा आपसे शेयर कर लूँ जो पिटिशन बनाऊँगा, या अगर मैंने बनानी हुई, अगर मुझे उन्होंने जो है इस लाइक समझा। एनीवेज होपफुली हमने इसमें कुछ सीखा है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कोई इसमें मज़ीद मेरे भाई हैं जिनको इसमें जो है वो कुछ मज़ीद इसमें कोई हों हमारे लिए साइटेशंस हों या लॉ हो, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।